नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल BHU स्टूडेंट क्लब में हार्दिक स्वागत है। आज से हम लोग एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं इतिहास विषय में। इस सीरीज को शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम आकाश त्रिपाठी है और मैंने इतिहास विषय से MA किया हुआ है और इतिहास विषय से ही मैंने नेट क्वालिफाई किया है। इस सीरीज को बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि इस समय किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में इतिहास विषय से ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। खासकर ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ये सीरीज बेहद उपयोगी है जो BHU में UET का एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या इतिहास विषय से PET की तैयारी कर रहे हैं, MA में एंट्रेंस चाहते हैं। और इसके साथ साथ जो इतिहास विषय से PGT का एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए भी ये इतिहास की सीरीज बेहद इम्पोर्टेंट है। तो इसी के साथ चलिए हम लोग आज इसकी शुरुआत करते हैं और इसकी शुरुआत हम लोग आज तुगलक वंश से करेंगे, यानी मध्यकालीन भारत का एक पार्ट है तुगलक वंश। तुगलक वंश में मुख्य रूप से 3 सुल्तानों के बारे में पढ़ना रहता है और जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें से जो पहले हैं वो गयासुद्दीन तुगलक, दूसरे मोहम्मद बिन तुगलक और तीसरे फ़िरोज़ शाह तुगलक। तो बेसिकली आज का जो हमारा लेक्चर है वो पूरा गयासुद्दीन तुगलक पर ही आधारित रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गयासुद्दीन तुगलक का जो पूरा टाइम पीरियड है वो 1320 से 1325 तक, यानी टोटल 5 साल इसका शासन रहा। अब इसके शासनकाल की क्या मुख्य बातें थी वो सारी बातें हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला इसका जो मूल नाम था वो था गाजी मलिक। गाजी मलिक यानी कि गाजी उपाधि धारण करने वाला गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत के अब तक के जितने सुल्तान हुए थे उनमें से प्रथम था। तो इसलिए ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसे वार्डन ऑफ द मार्चेस कहा गया। वार्डन ऑफ द मार्चेस इसलिए इसको कहा गया था क्योंकि कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी यानी अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो शासक हुआ उसके शासनकाल के दौरान गयासुद्दीन तुगलक दीपालपुर यानी आधुनिक जो पंजाब का क्षेत्र है उधर ये गवर्नर के रूप में नियुक्त था। और उसी समय कम से कम कहते हैं कि इसके गवर्नर के होने के दौरान मंगोलों के बहुत सारे आक्रमण हुए और विभिन्न इतिहासकारों ने कई आक्रमणों के बारे में कहा है, लेकिन मुख्य रूप से ये माना जाता है कि इसने 29 बार मंगोलों के आक्रमण से भारत की रक्षा की थी। इसी वजह से इसको वार्डन ऑफ द मार्चेस का टाइटल आधुनिक इतिहासकारों के द्वारा दिया गया। अगला जो पॉइंट है वो है इसने खुसरो खां को परास्त कर दिल्ली की गद्दी प्राप्त की। खिलजी वंश में क्या होता है कि कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी को खुसरो खां के द्वारा मार दिया जाता है और साथ ही साथ उसके परिवार के अन्य सदस्यों को भी 1320 ईस्वी में मार करके वो खुद गद्दी पर बैठ जाता है। खुसरो खां के साथ एक बात ये जुड़ी हुई थी कि ये पहले एक हिंदू था, बाद में ये कन्वर्ट होकर मुसलमान बना था। इसी बात का फ़ायदा उठाया गयासुद्दीन तुगलक ने और उस समय के जो प्रमुख अमीर थे उन लोगों को इसने पत्र लिख करके ये कहा कि इस्लाम खतरे में है और मुझे आज भी खिलजी परिवार के सदस्यों से पूरी हमदर्दी है, मैं उनका वफ़ादार हूँ और इसलिए मैं इस खुसरो खां को जिसने खिलजी परिवार की हत्या की है उसको दिल्ली की गद्दी से हटाना चाहता हूँ और आप सभी लोगों का उसमें सहयोग चाहता हूँ। तो वैसे तो अमीर वर्ग के लोगों ने ज़्यादातर तटस्थता की नीति अपनाई, यानी कि ना उन्होंने ना में ही जवाब दिया और ना ही हाँ में। इस प्रकार
गयासुद्दीन तुगलक ने इस रणनीति या कूटनीति के साथ साथ अपनी सैन्य क्षमता के आधार पर दीपालपुर से आकर के दिल्ली की गद्दी को हथिया लिया और खुसरो खां की हत्या कर दी। इस प्रकार गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली की गद्दी पर बैठा। अब इसने जो इम्पोर्टेंट काम किए, प्रशासनिक एवं आर्थिक सुधार जो भी किए, हम लोग उनके बारे में एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला एक कथन है, कई बार एग्जाम में कथन भी पूछ दिए जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर एक कथन दे दिया है जो गयासुद्दीन तुगलक के बारे में बर्नी ने लिखा है कि सुल्तान ने वह कार्य कुछ दिनों में कर दिखाया जो दूसरे सुल्तानों ने वर्षों में किया। तो ये स्टेटमेंट आप लोग याद रखना, कभी भी एग्ज़ाम में आए तो आप लोग समझ जाइएगा किस सुल्तान के लिए है और किसने कहा है। नेक्स्ट, उसने उन लोगों से धन व जागीरें जमा कराने को कहा जिनको खुसरो खां ने मनमाने ढंग से बांटा था। खुसरो खां ने क्या किया था कि अमीर वर्ग या उलेमा वर्ग के लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए बहुत सा धन और जागीरें प्रदान की थी। तो जब गयासुद्दीन तुगलक गद्दी पर बैठा तो उसने उन सभी लोगों से वो धन और जागीरें वापस मांगी। इन्हीं में से एक थे निजामुद्दीन औलिया, जिनको भी खुसरो खां ने धन दिया हुआ था। जब उस धन को लौटाने के लिए गयासुद्दीन तुगलक ने निजामुद्दीन औलिया से कहा तो निजामुद्दीन औलिया ने वो धन लौटाने से मना कर दिया और इसके चलते इन दोनों के बीच एक विवाद खड़ा हो गया। इस विवाद के बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। नेक्स्ट जो है वह अलाउद्दीन की लगान व मंडी संबंधी नीति के विरोध में था। यानी कि अलाउद्दीन ने जो भी आर्थिक सुधार किए थे अपने शासनकाल के दौरान, वो सारे सुधारों को इसने समाप्त कर दिया और इसके स्थान पर उसने एक अपनी नई नीति अपनाई जिसको इतिहासकारों ने नाम दिया रस्मे मियाना। ठीक है, जिसका मतलब होता है कि संयम, शक्ति और नरमी के बीच समन्वय। यानी कि जो अधिकारी हैं, लगान वसूल करने वाले या आर्थिक जो भी उस समय के प्रमुख अधिकारी थे, उन सबको ये आदेश था कि लोगों के साथ जहाँ शक्ति की ज़रूरत पड़े वहाँ शक्ति और जब नरमी की आवश्यकता हो तब नरमी के साथ पेश आएँ, और इसीलिए इसी नीति को नाम दिया गया रस्मे मियाना। अगला जो पॉइंट है कि उसने खुद मुकद्दम चौधरी आदि के पुराने सभी अधिकारों को वापस कर दिया जो अलाउद्दीन के समय छीन लिए गए थे। अलाउद्दीन ने उस समय क्या किया था कि अमीर वर्ग और जो प्रमुख ग्राम के प्रमुख अधिकारी होते थे उन लोगों के अधिकारों को छीन लिया था, लेकिन गयासुद्दीन तुगलक ने उन सभी अधिकारों को पुनः वापस लौटा दिया। कर के संबंध में इसने क्या सुधार किए? इसने कर निर्धारण की बटाई प्रणाली को पुनः प्रारंभ किया। अलाउद्दीन के समय हम लोगों ने देखा था कि अलाउद्दीन ने मसाहत नामक एक नई पद्धति प्रारंभ की थी जो कि खेतों की नाप जोख करने के उपरांत लगाई जाती थी, लेकिन इसने पुरातन चली आ रही बटाई प्रणाली को पुनः प्रारंभ किया और कर के रूप में 1/3 भाग, जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1/2 भाग लिया था, लेकिन गयासुद्दीन तुगलक ने 1/3 भाग लिया जो कि अलाउद्दीन से पहले लिया जा रहा था। इसके साथ साथ उसने बढ़ोतरी का भी एक नियम बनाया कि एक बार में 1/11 से अधिक आप बढ़ोतरी लगान में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है, इसने अलाउद्दीन की घोड़ों को दागने तथा सैनिकों का हुलिया रखने की प्रथा को चालू रखा। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट है इसके प्रमुख अभियान। तो इसके प्रमुख अभियानों में पहला अभियान आता है वारंगल अभियान। इस अभियान में मोहम्मद बिन तुगलक, ये गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था, जिसको वारंगल के शासक राय प्रताप चंद्र के विरुद्ध भेजा गया था, जिसमें इसने राय प्रताप चंद्र को परास्त कर दिया और अंत में वारंगल को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया और वारंगल का नाम बदलकर सुल्तानपुर रख दिया गया। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग याद रखना कि वारंगल का नाम बदलकर इसने क्या रख दिया था, सुल्तानपुर। नेक्स्ट,
इसका जो प्रमुख अभियान था वो था जाजनगर उड़ीसा का अभियान। यहाँ पर एक अभिलेख प्राप्त होता है राजमुंदरी का। राजमुंदरी के अभिलेख में जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम था। मोहम्मद बिन तुगलक जब गद्दी पर बैठा तब उसने अपना नाम बदलकर मोहम्मद बिन तुगलक कर लिया था। तो जौना खां की इस वजह का उल्लेख मिलता है और जिसमें इसे दुनिया का खान कहा गया है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आता है कि किस अभिलेख में मोहम्मद बिन तुगलक को दुनिया का खान कहा गया है। तो वो है राजमुंदरी का अभिलेख। इसका जो अंतिम अभियान था वो था बंगाल अभियान। बंगाल अभियान इसका अंतिम अभियान था। इसी अभियान से लौटते वक्त तुगलकाबाद से 8 किलोमीटर की दूरी पर अफ़गानपुर में स्वागत समारोह के लिए निर्मित एक लकड़ी के भवन के गिर जाने से इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसकी मृत्यु को लेकर के उस समय के इतिहासकारों में मतभेद है, जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस इतिहासकार का क्या व्यू था गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु को लेकर। तो वो सारे मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, आप लोग एक एक करके देख लीजिए। जैसा कि बर्नी ने क्या कहा कि बर्नी ने कहा कि बिजली के गिरने से वो भवन गिर गया और जिसके चलते गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। और बर्नी के समान ही याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने भी दैवी प्रकोप को कारण माना। लेकिन मलफुजात जो कि एक सूफी ग्रंथ है, उसमें ये कहा गया कि शेख निजामुद्दीन औलिया को परेशान करने के कारण गयासुद्दीन की मृत्यु हो गई। क्योंकि जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान में था और यहाँ जब निजामुद्दीन औलिया पैसे देने को मना कर रहे थे बार बार, तब गयासुद्दीन तुगलक ने ये कहा कि मैं दिल्ली आकर के इस शेख को देख लूँगा। तब निजामुद्दीन औलिया ने एक स्टेटमेंट दी कि दिल्ली दूरस्त, यानी कि दिल्ली अभी दूर है। तो इसी स्टेटमेंट के चलते मलफुजात में इस तरह का विवरण दिया गया कि निजामुद्दीन औलिया ने पहले ही जान लिया था कि दिल्ली आने से पहले गयासुद्दीन की मृत्यु हो जाएगी। नेक्स्ट जो है इब्न बतूता व इसामी, इन्होंने क्या कहा कि जौना खां का ये षड्यंत्र था, यानी कि जो उसका पुत्र था मोहम्मद बिन तुगलक, उसी ने एक षड्यंत्र रचा था, इस तरह का भवन निर्मित किया था जो गिर जाए और जिसके चलते गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाए, ऐसा मानना है इब्न बतूता व इसामी का। खैर सच्चाई जो भी हो, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। इसके प्रमुख अन्य कार्य, तो इसके अन्य कार्यों में सबसे पहला है सिंचाई हेतु नहर निर्माण करने वाला वह पहला सुल्तान था। तो ये पॉइंट बेहद इम्पॉर्टेंट है। कई लोग इसमें गलत आंसर कर देते हैं, कई लोग ज़्यादातर फिरोज शाह तुगलक को लगा देते हैं, लेकिन याद रखना सिंचाई हेतु नहर निर्माण करने वाला पहला सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था। इसके साथ साथ इसने शराब बिक्री पर भी रोक लगा दी थी और वह संगीत का भी विरोधी था, यानी कि कट्टर सुन्नी था या कट्टर मुसलमान था। इसके साथ साथ इसने एक शहर की भी स्थापना की जिसका नाम रखा इसने तुगलकाबाद, ठीक है। और इसने जो आखिरी कार्य किया वो ये था कि आर्थिक अपराधों के लिए शारीरिक दंड देना बंद करवा दिया। यानी कि इससे पहले अपराधों में क्या होता था कि कभी नाक काटने का आदेश दे दिया जाता था, कभी हाथ काटने का, उंगली काटने का, तो वो सारे शारीरिक रूप से जो दंड देने होते थे उन सभी को इसने आर्थिक अपराधों में, केवल याद रखना आर्थिक अपराधों में इसने ये सारे शारीरिक दंड देना बंद करवा दिया। तो इस प्रकार ये पूरा गयासुद्दीन तुगलक के बारे में आज का पूरा लेक्चर था। आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए। यदि आपको कोई सुझाव देना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें सुझाव दे सकते हैं, जिस पर हम ज़रूर से ज़रूर उस पर ध्यान देंगे और उस पर अमल भी करेंगे। तो इसी के साथ हम लोग आज का अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।